हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के 3 पार्ट्स कर चुके हैं, चौथी पार्ट्स की डिमांड थी बच्चों की, इसलिए हम चौथा पार्ट लेके आए हैं। पार्ट नंबर 4, पार्ट 4 हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं। और जो भी चीज़ें हो रही हैं आप उसको थोड़ा ध्यान से अच्छे से देखिए। पिछले लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, जो भी स्ट्रक्चर के बारे में बातें चल रही थी, ठीक है। तो हम लोग उसी थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे, अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है, ठीक। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड जो है वो मान लीजिए H3PO4 है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इसको बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इसको कहा जाता है, ठीक। मान लो यहाँ पे आपका है H2S2O7, ये आपका ओलियम है, ये इसे ओलियम कहते हैं, ठीक। मान लो आपका ये है HCF6 हो गया, मान लो नोबल गैस की जो है के साथ हम बनाने जा रहे हैं। HCO2F2 है, HCO2F2 है। जो भी बनाना है आपको, जैसा भी बनाना है, इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर हैं कि हम सभी को बोर्ड पे बना लें, ये संभव नहीं है, ठीक है। तो हम आपको बेसिकली जो बातें बताना चाह रहे थे कि भाई सेंट्रल एटम कैसे आप डिसाइड करेंगे और किसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, किसके ऊपर माइनस चार्ज होना चाहिए, इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं करना है। सब बन जाएगा, आपको स्मूथली बन जाएंगे। और जब भी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे इस पे, लास्ट में चैप्टर के लास्ट में हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जो भी आए हुए हैं आईटी में, एम्स में, जो भी प्रॉब्लम आए हैं सारे को हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो वहां से चीजें और भी क्लियर होंगी। फिलहाल अभी आप इसको ध्यान रखें। हाँ, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो है SO4 2- है, सल्फेट आयन है, PO4 3- है, फॉस्फेट आयन है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है हमारे सामने, ठीक। तो हमें किसके स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है, और आपसे बता दें कि यदि आपको स्ट्रक्चर बनाने आता है, यदि आप स्ट्रक्चर को बना लेते हैं तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे टॉपिक जो भी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन का हो, चाहे वो आप वेस्पर थ्योरी का हो, चाहे वो MOT का हो, चाहे, ठीक है, सिग्मा पाई का हो, सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे, इजीली सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। तो ये सारे प्रॉब्लम हमारे सामने, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग जो है सभी को जो है एक बार देखते हैं कि कैसे ड्रा हो रहा है। मैंने आपसे एक ही बात कहा था कि किसी भी कंपाउंड का सेंट्रल एटम होता है बेटा जो मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता हो, जिसके पास मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, अर्थात जिसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है, उसे हम लोग जो है सेंट्रल एटम रखेंगे, बाकी जो है हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर कैसे हम पता लगाएं कि किस कंपाउंड के स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो बेटा ये सारी चीजें किताब के अंदर दी हुई हैं, तो किताब को तो आपको देखना पड़ेगा, उसे खोलना पड़ेगा कि जैसे हम आपको एग्जांपल दें कि मीथेन का स्ट्रक्चर आप नहीं भूलते हैं, क्यों? क्योंकि आपने उसको देखा है, ठीक है। तो जैसे आप हर स्ट्रक्चर को टच करेंगे, हर बुक में सारे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से, अपने हाथ खुद के मन से बना रहे हैं, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ किताब के अंदर। तो जैसे जैसे आप किताबों के टच में रहेंगे, जितना ज़्यादा किताबों के टच में रहेंगे आप, रीडिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करेंगे, तो वहाँ से चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है ना। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, बहुत परेशान होने की ज़रूरत है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारा फॉस्फोरस है, सल्फर है और जेनॉन है, ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो ऑक्टेट के हिसाब से नहीं चलते हैं। एक बात ये भी ध्यान रखना, सल्फर, फॉस्फोरस और जेनॉन, सल्फर, फॉस्फोरस और जेनॉन, ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो ऑक्टेट के हिसाब से नहीं चलते। मतलब इनके साथ ऐसा नहीं है कि हमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, ठीक है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे के पूरे शेड करने की कोशिश करते हैं, पूरा का पूरा शेड करते हैं, ठीक है ना। और इन केस यदि नहीं कर पाते हैं तो इनके पास लोन पेयर बचता है, ये पूरे के पूरे शेड करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं बातें बोलने जा रहा हूँ, पूरे के पूरे शेड करेंगे, ठीक है। और यदि नहीं कर पाते, इन केस यदि पूरी शेयरिंग नहीं हो पाती है तो इनके पास लोन पेयर बचेगा, ठीक है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल हम आपसे लें कि मान लीजिए कि PCl3 है, तो सल्फर, फॉस्फोरस और जेनॉन की मैं बात कर रहा था। तो ये 3 एटम ऐसे हैं जो ऑक्टेट के हिसाब से नहीं चलते। तुम्हें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना है, ठीक है ना। कहने का मतलब इनके पास
जितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में वो पूरे के पूरे शेड करेंगे। फास्फोरस के पास जितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में वो पूरे के पूरे शेड करेंगे। ज़ेनॉन के पास जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो पूरे के पूरे शेड करेंगे। एक बात हम आपको और बता दें, अभी तक तो हम लोग ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जिस एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है वही जो है केमिकल बॉन्डिंग में या कोई कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। जो एटम स्टेबल होता है वो बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन ज़ेनॉन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक हमको ये पता है, हम लोग ये जानते हैं, लगभग बच्चे यही समझते हैं कि जिसका ऑक्टेट पूरा है या जो स्टेबल हो चुका है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन जबकि ज़ेनॉन करता है, आपके सामने ज़ेनॉन का कंपाउंड है, HCF6 है, HCO2F2 है, बहुत सारे कंपाउंड है, बहुत सारे कंपाउंड है ज़ेनॉन के, ठीक है। तो ये क्यों करता है, कैसे करता है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। एक उचित समय आएगा वहां पे बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, 100% बात करेंगे, इसके लिए डाउट नहीं रखना है दिमाग में। लेकिन अभी फिलहाल हम आपको जो बता रहे हैं उसको ध्यान रखना है, ठीक है, जिससे कि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो, इजीली प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक। तो सल्फर के पास, जैसे कि हम एग्जांपल लें, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। और ज़ेनॉन तो आपको नोबल गैस है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, मान लो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो पूरे हैं। तो अब इसके पूरे ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, मैंने आपको बताया कैसे करेगा, ये भी होगा, फिलहाल अभी आप देखें। तो जितने इसके पास जो भी सल्फर के पास जितने इलेक्ट्रॉन है पूरे के पूरे शेड करेगा। फास्फोरस के पास जितने इलेक्ट्रॉन है पूरे के पूरे शेड करेगा बॉन्डिंग में, ठीक है। ज़ेनॉन के पास जितने इलेक्ट्रॉन है पूरे के पूरे शेड करेगा। इन केस यदि नहीं कर पाता है तो इसके पास क्या बचेगा, लोन पेयर बचेगा। इसके पास क्या बचेगा, लोन पेयर बचेगा। फॉर एन एग्जांपल के तौर पे हम एक आपको बेसिक एग्जांपल लेते हैं, जैसे PCl3 PCl5, PCl3 और PCl5 ये दो कंपाउंड है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl3 एंड PCl5। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फास्फोरस जो है, फास्फोरस यहाँ पे फास्फोरस क्या कर रहा है, यहाँ पे फास्फोरस को मैंने सेंट्रल एटम लिया। क्यों लिया भाई सेंट्रल एटम, इस बात की जानकारी मैंने आपको दे दी है कि जो एटम मैक्सिमम बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा वही एटम उस कंपाउंड का सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। तो फास्फोरस के पास आपको पता है, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 5 पूरे शेड कर सकता है, 5 बॉन्ड बना सकता है मतलब, ठीक है। अब क्लोरीन है आपके पास, क्लोरीन के पास ऑलरेडी पहले से 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ये जो है एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, मैक्सिमम एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे इस सिचुएशन में एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बीच में, इसीलिए हमने फास्फोरस को सेंटर पे रख दिया, ठीक है, फास्फोरस को सेंटर पे डाल दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 Cl लगाया, 3 Cl मैंने यहाँ पे लगाया, PCl3 की केस में मैंने 3 Cl लगाया, और 3 Cl लगाया। हर एक इंडिविजुअल क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, स्टेबल होने के लिए। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ाया, एक इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ाया और एक इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ाया, ठीक है, 3 पकड़ा दिया। और जैसे 3 पकड़ाया, इसके पास कितने लोन पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का मींस 1 लोन पेयर, पेयर मतलब होता है जोड़ा। तो 1 लोन पेयर यहाँ बच रहा है, 1 लोन पेयर यहाँ पे बच रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा शेड नहीं कर पाए, देखिए जरा, यहाँ पर ये पूरा का पूरा शेड नहीं कर पाए। अब अगर मैं PCl5 की बात करूं, PCl5 की बात करूं, तो PCl5 में मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर जो है 5 क्लोरीन है और हर एक क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। और जैसा कि फास्फोरस के पास पता है आपको कि 5 है, ये 5 के 5 पूरे देने में सक्षम है, दे सकता है, ठीक है। तब यहाँ पे इसने क्या किया है, एक इसको पकड़ाया, एक इसको पकड़ाया, एक इसको पकड़ाया, एक इसको पकड़ाया और एक इसको पकड़ाया, ठीक है। तो यानी कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन दिया और 5 इलेक्ट्रॉन लिया। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है विद रिस्पेक्ट टू फास्फोरस, 10 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 10 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है यहाँ पे। अगर आपसे पूछ दे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर विद रिस्पेक्ट टू फास्फोरस इन PCl5, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर विद रिस्पेक्ट टू फास्फोरस इन PCl5 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 10। ध्यान रखना, क्योंकि 1 बॉन्ड में भी कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अगर सिंगल बॉन्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं शेयरिंग में, एक क्लोरीन का हो जाएगा, एक फास्फोरस का, 2, एक क्लोरीन का, एक फास्फोरस का, 2, एक क्लोरीन का, एक फास्फोरस का, 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पे 2, टोटल कितने हो गए, 10। यानी मैक्सिमम जो है फास्फोरस की जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने की क्षमता है वो 10 है, मतलब 5, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 के 5 पूरे दे सकता है, जब देगा तो लेगा भी। तो यहाँ पे 10 हो गया, ठीक इसी प्रकार ध्यान से रखिएगा, बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल में करिए। ठीक इसी प्रकार यदि मैं SO2 की बात करूं और SO3 की बात करूं, SO2 की बात, तो हाँ SO3 की बात करूं,
ठीक। तो SO2 में मैंने देखा कि सल्फर को मैंने बीच में रखा। अब चूंकि सल्फर को इसलिए बीच में रख रहे हैं, आपको पता है सल्फर और ऑक्सीजन दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर है, सेम ग्रुप के मेंबर है। इसके पास भी आउटर मोस्ट में 6 है, इसके पास भी आउटर मोस्ट में 6 है, लेकिन ये 6 बॉन्ड और बना सकता है और ये जो है 2 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्टेट रूल पे फॉलो करता है, ऑक्टेट के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा। तो मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी किसकी है? सल्फर की है, ठीक है ना, सल्फर की है। तो मैंने क्या किया कि सल्फर को मैंने बीच में रखा, ध्यान से देखिएगा, सल्फर को मैंने बीच में रखा और मैंने 2 ऑक्सीजन यहां पर रख दी। लगाने के बाद मैंने क्या किया कि इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। स्ट्रक्चर में हम लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बिल्कुल आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, बिल्कुल आसान। ध्यान से देखिए, जिसको जितना चाहिए स्टेबल होने के लिए उसको उतने इलेक्ट्रॉन पकड़ाते जाओ। अब इसको 2 चाहिए, इसने इसको 2 पकड़ा दिया, चलिए भाई, इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 पकड़ा दिए। अब बचे कितने इसके पास? 2 बचे, 2 इलेक्ट्रॉन, इट मींस एक लोन पेयर यहां पर बच गया। अब यहाँ की अगर बात करें SO3 में बात करें तो यहाँ पे देखो कंप्लीट शेयरिंग हो रही है, यहाँ की पूरी शेयरिंग हो जा रही है, सल्फर के पूरे इलेक्ट्रॉन शेयर कर जा रहे हैं यहाँ पे। इसको 2 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसके पास ऑलरेडी 6 हैं, तो 2 इसको पकड़ाया, इसको 2 पकड़ाया गया और 2 इसको पकड़ाया गया, कितने हो गए? 6। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं? 6 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, तो डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 4 8 और 4 5, यानी कि मैक्सिमम जो शेयरिंग हो रही है वो 12 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सल्फर, 12 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है यहाँ पे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सल्फर, फास्फोरस और जेनॉन, अगर ये 3 एटम कहीं आ जाते हैं तो आप इनको ध्यान रखेंगे कि ये ऑक्टेट के हिसाब से नहीं चलते, ठीक है। इनके पास जो भी इलेक्ट्रॉन है पूरे के पूरे शेयर करेंगे और इनकेस यदि नहीं कर पाते हैं तो इनके पास लोन पेयर बचेगा। कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर बात करेंगे, जरूर पूछेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। अब जो भी स्ट्रक्चर आपके सामने है, सारा स्ट्रक्चर इजीली बन जाएगा, कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है, बिल्कुल आसानी से बनेगा। देखिए हम आपके सामने बनाने जा रहे हैं, बस थोड़ा सा सेटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। अब ये कंफ्यूज नहीं रहना है कि सर आपको तो पता है, हमें नहीं पता है, हम कैसे जानेंगे कि ये सारा स्ट्रक्चर मतलब आपने तो रट लिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कर कोई रटा नहीं है। मैं सीधा सीधा एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं आपसे कि ठीक है, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, हम लोग सब कुछ क्लियर करेंगे, ठीक, एकदम इजीली होगा। अब जैसे ये हमारा H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, कुछ नहीं। अब इसमें 3 एटम है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। तो आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि सेंट्रल एटम कौन होगा। तो सेंट्रल एटम फास्फोरस होगा, क्योंकि फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, जबकि ऑक्सीजन 2 बनाएगा, हाइड्रोजन 1 बनाएगा। तो सीधी बात है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, फास्फोरस को मैंने बीच में डाला और ये मैंने क्या किया कि 4 ऑक्सीजन को सेट किया और 4 ऑक्सीजन को सेट करने के बाद 3 हाइड्रोजन को उसी हिसाब से लगाएंगे, 3 हाइड्रोजन को उसी हिसाब से लगाएंगे, ठीक है, मैंने लगा दिया इसको। अब क्या करना है कि जिसको जितना चाहिए बेटा स्टेबल होने के लिए उसको उतना पकड़ाते जाओ, क्योंकि जो सेंट्रल एटम होता है वही हेड होता है, वही मेन होता है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना हेड, जैसे घर का गार्जियन है तो ये हेड होता है, तो गार्जियन जो होते हैं वो हेड होते हैं। अब उसके आजू बाजू लोग जो भी जितने लोग होते हैं वो उसके साइड मतलब साथ में होते हैं। तो यहाँ पर ये है कि ये सेंट्रल एटम हेड है। अब यही सबको संतुष्ट करेगा, जिसको जितना चाहिए उसको उतना पकड़ाता जाएगा। तो इसने क्या किया कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया कि भाई तुम 2 ले लो, अपना काम पूरा करो। 1 इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ाया, 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए इसको दे रहा है क्योंकि इसको पता है कि 1 इसके साथ बगल में है, 1 इलेक्ट्रॉन की मदद इसके साथ हो जाएगी। तो इसने 1 इसको पकड़ा दिया, 1 इसको पकड़ा दिया और 1 इसको पकड़ा दिया। इसके पास 5 थे, 5 के पास पूरे चले गए। अब क्या है कि ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, ऐसे कर लेगा, ठीक है। ये आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया। अब एक बात हम आपको और बताएं, हम एग्जैक्ट जो है अभी हम लोग जो है वेस्पर थ्योरी के रिगार्डिंग हम जो है बॉन्ड एंगल के हिसाब से स्ट्रक्चर नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर का भी एक अपना पर्टिकुलर एंगल होता है, बॉन्ड एंगल होता है, सारी चीजें होती हैं। आप किसी भी स्ट्रक्चर को अपने मन मुताबिक नहीं बना सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, लेकिन जैसे अब हमें सिग्मा पाई बताना है, हाइब्रिडेशन निकालनी है, तो हम रफली हम अपना ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट स्ट्रक्चर की बात आ जाएगी, शेप की बात आ जाएगी, उसके एंगल की बात आ जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है, आपको पर्टिकुलर वहां पे आपको जाना पड़ेगा कि भैया वेस्पर थ्योरी के रिगार्डिंग कि कैसे क्या स्ट्रक्चर होगा, किसका बॉन्ड एंगल कैसे होता है, क्या चीजें होती है, वहां पे हम लोग बात भी करेंगे, अभी आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी आप ध्यान रखिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्ट्रक्चर को आप अपने मन मुताबिक नहीं बनाएंगे। अभी आप
कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर पे बात होने लगेगी कि प्रॉपर इसकी शेप की बात होने लगेगी तो आपको वो बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी और वो बिल्कुल आसान है, हम लोग कर लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो H3PO4 हो गया। H2S2O7 की बात हुआ तो मैंने 2 सल्फर को रखा, उसके बाद कितने ऑक्सीजन है 6, तो मैंने 7 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे रखा। और जैसे मैंने इसके साथ किया है वैसे इसके साथ भी करना है। स्ट्रक्चर के राइट होने की भी ये संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि राइट कब होगा, ठीक है, राइट होने की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 सल्फर लिया, 3 ऑक्सीजन से सेट किया, यहाँ पर भी मैंने 3 ऑक्सीजन लगाया, बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। 3 किए, बीच में 1 को डाल दिया और 2 हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ये हो गया। अब सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 पूरे जा सकते हैं, मैंने 6 के 6 पूरे ट्रांसफर करना शुरू किए। मैंने 2 इसको पकड़ाया, 2 इसको पकड़ाया, 1 इसको और 1 इसको, सीधी काम करना है। यहाँ पर भी ऐसे करना है, 2 इसको पकड़ाया, 2 इसको पकड़ाया, 1 इसको और 1 इसको, ठीक है। बाकी 1 ऑक्सीजन के हाइड्रोजन साथ एक बॉन्ड बन जाएगा, ये आपका हो गया H2S2O7, ओलियम का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक इसी प्रकार से आप XCF6 का बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, XCF6 का बना लो, XCF6 का बना लो। XCF6 से तो मैंने यहाँ पे 6 फ्लोरीन सेट किए, 6 फ्लोरीन सेट किए, 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन सेट किया। मुझे पता है कि ज़ेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, ये 8 के 8 पूरे दे सकता है। देना शुरू करो, देना शुरू करो। फ्लोरीन कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इसको पकड़ाओ, 1 इसको, 1 इसको, 1 इसको, 1 इसको, 1 इसको, टोटल कितना पकड़ा दिया आपने, 6 इलेक्ट्रॉन पकड़ा दिया। 2 चाहिए, 2 यहाँ पे, 2 इसके पास बचने लोन पेयर। XCO2F2 है तो XCO2F2 की अगर बात करें हम लोग, XCO2F2 की बात करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, XCO2F2 बना लेते हैं, ठीक है। Xe और O2 और F2 की बात कर लेते हैं, ठीक, यह हो गया। ज़ेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 के 8 पूरे दे सकता है। इसने क्या किया, 2 इसको पकड़ाया, 2 इसको पकड़ाया, 4, 1 इसको पकड़ाया, 5 इसको पकड़ाया, 6 बचे कितने, 2। यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, इट मींस 1 लोन पेयर इसके पास भी बच रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल सिंपल है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं, आराम से आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जो है आप हर स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। और कहीं कोई तकलीफ होगी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। अब जैसे सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन है तो बीच में सेंटर में रखा, 4 ऑक्सीजन को मैंने यहाँ पे किया। मैंने आपको सारी बातें बताई है कि नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर लगेगा, पॉजिटिव किसके ऊपर लगेगा। अब सल्फर ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे। तो एक मैंने यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। जैसे मैंने इसके ऊपर लगाया, इसके पास अब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन। इसे 1 चाहिए, इसे 1 चाहिए, इसे 2 चाहिए, इसे 2 चाहिए, इसके पास ऑलरेडी पहले से 6 हैं। इसने क्या किया, ठीक है, इसको पकड़ाया, एक इसको पकड़ाया, 2 इसको पकड़ाया और 2 इसको पकड़ाया, ये सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर बन गया। फॉस्फेट आयन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, फॉस्फेट आयन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बिल्कुल आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फॉस्फेट आयन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो PO4 3 माइनस है, ये लो PO4 हो गया, 3 माइनस है, 3 माइनस लगा 1 2 3, इनके पास हो गए 7, इनके पास हो गए 7, इनके पास हो गए 7, यहाँ पर हो गए 6। इसे 1 चाहिए, इसे 1 चाहिए, इसे 1 चाहिए, इसे 2 चाहिए, ठीक है। इसके पास ऑलरेडी 5 है, इसने क्या किया, 1 इसको, 1 इसको, 1 इसको और 2 इसको पकड़ा दिए, ठीक है। तो हम ऐसे बना सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और क्लास 9th के बच्चों का भी कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि सर हमारी भी क्लास चलाइए। 9th के बच्चे भी कह रहे हैं तो बेटा हम आपकी भी क्लास लेके आएंगे, आपका भी लेक्चर लेके आएंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है हम 100% आपका लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। सारी बातें आपको बताएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं, पार्ट 5 5th में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।